हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आपको बता दें कि जो रविवार के दिन टेस्ट लिए थे उस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन के तौर पर रखते हैं। यहाँ 40 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से 1 से लेकर 28 क्वेश्चन 9th 10th 11th 12 सभी हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक इसमें 2 है, मात्र 2 टॉपिक से प्रश्न लिया गया है। एक वर्ण है और दूसरा क्या है आपको बता दें, संधि। ये वर्ण और संधि 2 ही टॉपिक से प्रश्न लिया गया है व्याकरण में। और किताब के प्रश्न में 10th क्लास के पद्य खंड से कवि और उसका जो कविता है, गद्य खंड से कहानी और उसके लेखक का नाम का चर्चा केवल किया गया है। और पार्ट 1 के थोड़ी सी प्रश्न उत्तर है मात्र। आइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं, और जो सार्थक ध्वनि होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहते हैं और सार्थक ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आइए, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ये वर्ण हो गया। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के संकलन इसलिए नहीं कहेंगे, संकलन मतलब उसमें से लिया गया होता है। अगला कहता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी हो या संस्कृत, वर्णों की संख्या 52 होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा विभेद मिलता है। कहीं 48 भी लिखता है, कहीं 46 भी लिखता है, कहीं 44 भी लिखता है। ये चारों मिल जाता है। देखिए, जहाँ पर आपको ये चारों ऑप्शन मिला है 48, 46, 44, 52, तो सबसे प्रमाणिक हो जाएगा 52। अगर 48 वाला रहे तब 52 नहीं रहे, 48 वाला रहे तो 48 हो जाएगा। 48 वाला नहीं रहे तब 46 वाला हो जाएगा। 46 वाला नहीं रहे तब 44 वाला हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए सभी ऑप्शन दे दे तब 52 हो जाएगा। अगर 52 ऑप्शन नहीं दे, ये तीनों ऑप्शन देगा तो 48 हो जाएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन दे, अन्य 2 ऑप्शन दे तो ये 46 हो जाएगा। 46 ऑप्शन नहीं दे, अन्य ऑप्शन दे तो 44 होगा। जैसे जैसे देखेंगे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। अगला कहता है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन वर्ण जो है, संयुक्त थोड़ा सा गलती लिखा गया, इधर से होगा। संयुक्त व्यंजन वर्ण होता है जो एक व्यंजन नहीं कई व्यंजन से मिलकर बना है, कम से कम एक से अधिक। तो ये 6 है। ये बनता है क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ, ये बनता है 6। तो इसीलिए एगो व्यंजन यहाँ है, एगो व्यंजन यहाँ है, 2 व्यंजन है, इसीलिए ये हो जाएगा आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण। 6 त्र ज्ञ आ एगो है स्र, यही 4 संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन है। अगला कहता है हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? देखिए, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है, परंतु जब संस्कृत में पूछेगा 13 हो जाएगा। 13 में कौन आ जाता है? एक आ जाता है दीर्घ री, 11 के 12, 11 आता है री 13। ये संस्कृत में आ जाता है और हिंदी में मात्र 11 है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी और संस्कृत व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अब कहता है अनुनासिक का संबंध है। अनुनासिक कहते किसको है? सबसे पहले देखिए, अनुनासिक कहते हैं नासिक से जो बोला जाता है, नासिक अर्थात जो नाक से बोलने वाला जो होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो हो जाएगा केवल नाक से, केवल मुंह से नहीं होगा, नाक और मुंह दोनों से नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है तो केवल नाक से हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन दो जो होता है वह कौन से अक्षर होता है? हमने कहा कि ये आपको बोला जाता है नाक से, नाक के सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं या नासिक वर्ण कहते हैं। परंतु ये होता कौन है? सभी वर्ग के पंचम अक्षर। सभी वर्ग मतलब वर्ग होता है 5 गो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 गो। पाँचों के एक एक जो है सबसे अंतिम अक्षर को ले लीजिए। जैसे अंग हो गया, य हो गया, जैसे आपको बता दें न हो गया, जैसे आपको न हो गया, ये पांचों हो जाएगा। ठीक, तो ये पंचम अक्षर या पंचाक्षर कहते हैं, ये लिखा हुआ है सी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। त्र वर्ण बनेगा। तो देखिए, त्र जो है त हलंत प्लस र से नहीं बनेगा, चूँकि अ नहीं है इसमें, तो पहला ऑप्शन गलती हो जाएगा। दूसरा त हलंत प्लस र हलंत, यहाँ पर हलंत नहीं है इसलिए गलती हो जाएगा, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। कभी कभी ऐसा भी दे देता है त हलंत प्लस र, फिर भी ये सही है,
ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें ना, इसमें क्या है देखिए, ये अ लगा रहता है तो इसमें जुड़ जाता है, तो इसलिए हो जाता है त हलन त पूरा र। ये भी सही है। ठीक, इस बात पर ऑप्शन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए अगला कहता है दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार। देखिए दो वर्णों के मेल से अगर होने वाला विकार, विकार जब भी आ जाएगा, विकार मतलब होता है बना हुआ एक वर्ण या बना हुआ कोई शब्द। ठीक, तो दो वर्णों के मेल से विकार को कहते हैं, ये संधि हो जाएगा। लेकिन इसी में कहते हैं दो वर्णों के मेल या दो से अधिक वर्णों के मेल, तो ये हो जाएगा समास। और सबसे पहले जो लग जाता है किसी भी शब्द के आगे उसको हम कहते हैं उपसर्ग, बाद में जो लग जाता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रत्यय। चलिए आगे बढ़िए। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर जो संधि है उसका 5 प्रकार होता है, लेकिन संधि का अगर पूछे कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक, सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदैव का हो जाएगा सदा जोड़ एव। क्यों? क्योंकि ये आपको वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में होता है अ या आ के बाद अगर ए या आय आता है तो दोनों मिलकर बन जाता है क्या, आय। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, सदा जोड़ एव सदैव हो जाएगा। ठीक, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। महोष्ण, महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपको बता दें गुण संधि का उदाहरण है। क्या होता है, अ चाहे आ के बाद अगर हर्ष उ या दीर्घ उ आता है तो दोनों मिलकर बन जाता है क्या, ओ बन जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उष्ण ऐसे नहीं लिखाता है। ये सब तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका नियम होता है प्लस से पहले अ चाहे आ आना चाहिए और प्लस के बाद हर्ष उ चाहे दीर्घ उ आना चाहिए। तो ये सब ऑलरेडी गलत है। ये दोनों में बी में या सी में कन्फ्यूजन है, तो उष्ण ऐसे नहीं लिखा था इसलिए गलत है, उष्ण वैसे लिखा था, हर्ष उ वाला लिखा था है। चलिए अगला प्रश्न कहता है देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देवर्षि का संधि विच्छेद होगा देव जो ऋषि होगा। देखिए पहला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस पर रेफ दे दिया हुआ है। ठीक, देव जो ऋषि, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का हम तीसरा नियम लिखाए हुए हैं, अ या आ के बाद री आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, और हो जाता है। और होने के बाद क्या होता है, और जो बनता है अ अपने से पहले और र हलंत अपने से बाद में रेफ के रूप में लिखाता है। अगला कहता है कपीस का संधि विच्छेद की क्या होगा, मतलब सॉरी कपीस कौन सा संधि है? सबसे पहले कपीस का संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, कपी जोड़ ईस। कपी जोड़ ईस हुआ, इसका मतलब हम देखेंगे यहाँ से ई निकला, यहाँ से भी दीर्घ ई निकला, दोनों मिलके बन गया क्या, दीर्घ ई। तो ई और ई दीर्घ ई, तो इसका मतलब कौन संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि इसमें कौन है, देखिए मनोहर है तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो मनोह जोड़ हरा हो जाए, तो ये हो गया विसर्ग संधि। संयोग है, सम जोड़ योग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको व्यंजन संधि। नमः जोड़ कार हो जाएगा, ये नमस्कार हो जाएगा आपको विसर्ग संधि। तो एगो बचा क्या, पवन। पवन का संधि विच्छेद कीजिएगा तो पो जोड़ अन, पवन, ये हो गया आपको अयादि संधि, लेकिन स्वर संधि के अंतर्गत आता है। पवित्र में संधि है, पवित्र जो है संधि है, इस पवित्र में कौन सा संधि है, पवित्र में भी अयादि संधि है। इसको तोड़िएगा तो पो जोड़ इत्र हो जाता है, जैसे पो जोड़ अन वैसे पो जोड़ इत्र, ये अयादि संधि है। उसके बाद आ जाइए अनु जोड़ अय से क्या बनेगा, अनु जोड़ अय से अन्वय बनेगा। ये उ प्लस अ दोनों मिलकर बन जाता है क्या, व। ये आपको बता दें यन संधि का उदाहरण, जैसे सु जोड़ आगतम स्वागतम, तो उसी में आ जाता है। या ये स्वागत में कौन सा संधि है, तो ये हो जाएगा यन संधि। सेम कंडीशन है, उ प्लस अ मिलकर बन जाता है व। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम व्यंजन संधि का उदाहरण है। और एक बात बता दीजिए, देखिए किसी भी शब्द पर अनुस्वार रहे ऊपर ना, ऐसे मान लीजिए संगम लिखा है, ये ऊपर अनुस्वार रहे, ठीक, और उसके बाद देख लीजिएगा अगर व्यंजन वर्ण है तो इसको तोड़ने के क्रम में कुछ नहीं, लगा दीजिए सम और क्या, गम। और देखिए अगर हम संसार लिखते हैं, संसार, तो क्या ऊपर अनुस्वार है, तो सम जोड़ सार, संसार। ठीक, चलिए दिगंबर, दिगंबर को जब तोड़िएगा तो होगा दिक जोड़ अंबर, दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, बी नंबर ऑप्शन। आपको बता दें कि ये क में हलंत नहीं इसलिए गलती है, दिग होता नहीं है। ये क्या होता है, यरो अनुनासिको, अनुनासिको व एक सूत्र होता है व्यंजन संधि में। उसमें क्या होता है, प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है या तृतीय वर्ण आता है या पंचम वर्ण आता है या चतुर्थ वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण बन जाता है। पंचम भी बनता है लेकिन पंचम बहुत कम बनता है।
निह जोड़ जना, ये हो जाता है निर्जन। क्या हो जाता है? निर्जन। उज्ज्वल, उत जोड़ ज्वला, उज्ज्वला, उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल। देखिए जब च स के कोई भी अक्षर दो गो एक साथ लिखा रहा है ना, तो पहले का अक्षर को बना दीजिए त। जैसे देखिए उच्चारण, तो उत जोड़ क्या हो जाएगा? चारण, उत जोड़ चारण। सचरित, सच सचंद्र, तो सत जोड़ चंद्र हो जाएगा। उल्लास, तो उत जोड़ लास हो जाएगा। उद्धार, तो उत जोड़ क्या हो गया? हार। ये सब व्यंजन संधि है। आ जाइए अगला है भानुदय। भानुदय को जब कीजिएगा तो भानु जोड़ उदय, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या? देखिए 27 नंबर का ऑप्शन गलती है, ये भानु उदय का ऑप्शन गलती है। ये हो जाएगा इसका आंसर दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ, क्योंकि भानु उदय उ और उ मिलके बन जाता है दीर्घ उ, दीर्घ उ। उडयन, उत जोड़ डयन, ए नंबर हो जाएगा उत जोड़ डयन, उडयन। ये सब व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए अब यहाँ से किताब का क्वेश्चन शुरू होता है जो क्लास 10th में है, 10th का है। क्या कहता है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा है वो क्या है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार के ये निबंध है। एक प्रकार के क्या है? निबंध है। मछली क्या है? तो मछली जो है एक चैप्टर है, ये मछली है कहानी। मछली क्या है? कहानी है। आविन्यो क्या है? आविन्यो जो है, आविन्यो आपको बता दे ललित रचना है। आविन्यो क्या है? ललित रचना है। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो इसमें आपको मिलेगा अभिनयों के बाद आपको एक नागरी लिपि मिल जाएगा। नागरी लिपि के रचनाकार कौन है? नागरी लिपि का रचनाकार जो है गुणाकर मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। उसके बाद 20 के दांत के लेखक कौन है? तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा है, लेकिन यहाँ गौर से देखिए नलिन लोचन शर्मा दे दिया हुआ है, रामविलास शर्मा दे दिया, अशोक वाजपेयी दिया है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि नलिन बिलोचन शर्मा है, यहाँ लोचन शर्मा लिखा है, जो कि गलत लिखा हुआ है ऑप्शन के हिसाब। बहादुर के रचनाकार कौन है? बहादुर का रचनाकार इनमें से बहादुर का रचनाकार सॉरी अमरकांत है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि हु आर सुद्राज के रचनाकार कौन है? हु आर सुद्राज, हु आर सुद्राज के रचनाकार है आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है अम्बेडकर ऑप्शन में है। बाबा साहब उपनाम से किसे जाना जाता है? अम्बेडकर को। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 अप्रैल को गांधी दिवस मनाया जाता है, सॉरी अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। अगला कहता है निम्नलिखित में से किसने दलित परिवार में जन्म लिया? दलित परिवार में एक ही व्यक्ति जन्म लिए, अम्बेडकर। 1893 ईस्वी में, सॉरी 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के एक महू नामक गांव था, वहाँ एक दलित परिवार में महार जाति कहा जाता है, जो डोम कास्ट के श्रेणी में आता है, उसी परिवार में जन्म लिए थे। पंडित बिरजू महाराज रचनाकार है जीत जीत मैं निरखत हूँ। नागरी लिपि के रचनाकार है, नागरी लिपि के पीछे आ गया है, उसका हो जाएगा गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। चलिए धन्यवाद इसको देखने के लिए। आइए एक ये जो है आपको बता दें, ये पूर्णतः बीपीएससी पर आधारित है। मेरा अपना कोचिंग है, बीपीएससी पर आधारित पूर्णतः है, और आप पढ़ के ज़रूर देखिए। सुनील आर्ट्स क्लासेज, मेरा जो फ़ी है बहुत कम है अभी फ़िलहाल, और इसमें जो है आपको बता दें कि इसका एड्रेस है हजारीनाथ मंदिर, जो सीतामढ़ी हजारीनाथ मंदिर उसके समीप है। उसी के सामने अनंत मैथ है, उसी कैंपस में है। और यहाँ हिंदी संस्कृत के विशेष रूप से भी तैयारी कराई जाती है, और मैप पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आप मैप पढ़ना चाहते हैं फ्री में पढ़ सकते हैं आप एडमिशन करा लेने के बाद। चलिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।